देखिए यहाँ पर आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी दी गई है, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड करती है लेंथ के ऊपर, डेंसिटी ऑफ एयर के ऊपर और प्रेशर के ऊपर। ठीक है, तो आपको जनरली इसमें इसका जो रिलेशन है वो निकालना है। तो आपका क्वेश्चन ऐसे बन गया है पूरा, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सॉल्यूशन ऐसे करेंगे, चलिए। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डेंसिटी एंड द प्रेशर। अब फ्रीक्वेंसी का एमएलटी लेंथ का, रो का डेंसिटी का एंड प्रेशर का एमएलटी आपको आना चाहिए। तो मैं इसकी पावर लिख देता हूँ ए बी सी। तो मुझे काम यह करना है कि मुझे यहाँ से एबीसी निकालना है। और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, टाइम पीरियड होता है उसका उल्टा इनवर्स। ठीक है, तो अगर मैं उसका एमएलटी लिखना चाहूँ तो फ्रीक्वेंसी का होता है m0l0 t इनवर्स। ओके, बाकी सब आपको आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फ्रीक्वेंसी का मैं लिखूंगा m0l0 t इनवर्स इज इक्वल टू k टाइम्स, जो कांस्टेंट है वो चलता जाएगा, l⁴a। मतलब उसके लिए तो यहाँ पर लेंथ है, तो लेंथ के लिए तो मैं सीधा L1 लिख दूंगा, और उसकी जो पावर है वो A कर देंगे यहाँ पर। फिर बात आती है डेंसिटी की। तो डेंसिटी हमें पता है मास पर वॉल्यूम, सो वी कैन राइट m1, और लेंथ की पावर जो है वो -3 हो जाएगी, और उसकी पावर B हो जाएगी यहाँ पर। एंड द प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स आपका m1L1T-2 upon L2, so we can write m1 L-1 T-2, so we can write m1 L-1 T-2 और उसकी पावर से। चलिए आप ट्राई कीजिए अब उसको एबीसी निकालने के लिए। लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है वो आप कंपेयर कीजिए और स्टार्ट कीजिए लिखना। चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, है ना। आप जरा वीडियो होल्ड करके ट्राई करना, और यहाँ पर बाद में सॉल्यूशन देख लीजिए कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ लेफ्ट साइड तो एज इट इज चलता जाएगा, m0L0T-1, वी कैन राइट के। एल की पावर यहाँ से ए हो जाएगी, और यहाँ पर एम की पावर बी, एल की पावर -3b, और यहाँ से एम की पावर सी, एल की पावर -c, और टी की पावर -2c। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर के। चलो एम पहले लिख देते हैं। तो एम की पावर यहाँ पर बी है और एक सी है, तो बी प्लस सी। उसके बाद बारी आती है एल की। तो एल की पावर है ए, -3b और -c। और उसके बाद बात आती है टी की। तो एल टी टी कहीं है नहीं, लास्ट में ही है सिर्फ, तो -2c। ओके, और लेफ्ट साइड हम इसको पावर को कंपेयर कर देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले b प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ से पहले जो है आपका 0 हो जाएगा m की पावर, उसके बाद l की पावर भी तो 0 है, सो वी कैन राइट a-3b -c इज इक्वल टू 0। एंड लास्ट में हम ऐसा लिख सकते हैं कि -2c इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से c तो निकल जाएगा सीधा, माइनस माइनस प्लस, और जो c की पावर है वो +1/2 हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले तो c निकल गया। चलो अब c निकल गया, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा b प्लस c जो है आपका 1/2, और यह हो गया 0, सो वी कैन राइट b इज इक्वल टू -1/2। चलो वो भी आ गया। अब यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, है ना। तो आपको a मिल जाएगा। तो a-3, b की जो वैल्यू है वो -1/2 माइनस सी, तो -c के बदले -1/2 इज इक्वल टू 0। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर ये क्या हो जाएगा। a माइनस माइनस +3/2 -1/2 इज इक्वल टू 0। तो 3/2 माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा 1 यहाँ से, और 1 उधर जाएगा, तो a इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से a b c की आपकी जो है वैल्यू ऐसे करके निकल जाएगी, और लास्ट में आप उसको पुट कर देंगे वहां पर। क्वेश्चन में आपको दिया गया है, इफ वेलोसिटी v, force F and the time t are chosen as a fundamental quantities, express the mass and energy in terms of VFT, है ना। तो मैं आपको दो अलग अलग यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो आप अब तक जो देख रहे हैं ना, वो आपको प्योर मतलब वर्डिंग में दिया जाता था कि ये फिजिकल क्वांटिटी इसके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर उसने क्या कहा कि वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम, आप इनको फंडामेंटल क्वांटिटी ले लीजिए। और आपको क्या बताना है पहले,
तो पहले जो क्वेश्चन में बताना है वो मास के लिए उसने पूछा है ना। तो ये मास वाला जो क्वेश्चन है वो नीट की एग्जाम में पूछा गया है ना, सेम एज इट इज जो आप क्वेश्चन देख रहे वैसा ही था, है ना। तो ये मास को आपको वेलोसिटी, फोर्स और टाइम के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिखने के लिए, कैसे लिखा जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा होता है, इसका मतलब आप इंटरप्रिटेशन समझ लो, बाकी तो जो प्रोसेस आप अब तक कर रहे थे वही करनी है। तो ये कहना चाहता है आपको मास लिखना है किसके फॉर्म में, वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम, इसके फॉर्म में। तो मतलब सीधा बात हुआ कि आपका जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एफ एंड टी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है लेकिन पावर तो मुझे निकालनी है, ए बी सी। अब ये तो आपको आता है निकालना, है ना। इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है। एंड द सेकंड वन इज, आप ऐसा कह पाएंगे कि एनर्जी के लिए पूछा है तो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम। सो वी कैन राइट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम। और यहाँ से हम उसकी भी पावर ले लेंगे, ए बी सी, है ना। तो आपको लेफ्ट साइड यहाँ पर मास का, वेलोसिटी, फोर्स और टाइम का। तो चलिए मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, उसके बाद आपको ये सॉल्व कर देना है। तो पहले मैं सिर्फ उसका एमएलटी लिख देता हूँ सभी जगह, दोनों साइड। तो मास का जो एमएलटी हो जाएगा आपका यहाँ से, वो मास का हो जाएगा आपका ओनली m1 L0 T0 इज इक्वल टू k टाइम्स वेलोसिटी की ये पावर है। तो वेलोसिटी का जो होगा वो मीटर पर सेकंड, मतलब L1 T-1 उसकी पावर a। फिर फोर्स, फोर्स का एमएलटी m1 L1 T-2 और उसकी पावर b। और तीसरा है टाइम, टाइम मतलब आपका T1 और T1 की पावर c, है ना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एबीसी पावर निकल जाएगा। तो लास्ट में यहाँ पर पुट कर लीजिए एबीसी पावर, है ना, और इक्वल टू के टाइम्स करके लिख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही राइट साइड में अब एनर्जी के बारे में है। तो एनर्जी का फॉर्मूला m1 L2 T-2 इज इक्वल टू के टाइम्स वेलोसिटी की पावर, मतलब वेलोसिटी L1 T-1 उसकी पावर a। उसके बाद फोर्स, फोर्स के लिए m1 L1 T-2 और उसकी पावर b। और फिर टाइम, तो टाइम है आपका T1 और उसकी पावर c। तो वैसे ही आप जो प्रोसेस पहले कर रहे थे वैसे ही करनी है, और आपको यहाँ से भी एबीसी पावर निकालनी है ना। तो दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाते हैं, आप इसको सॉल्व कर लेना। अब नए कॉन्सेप्ट के ऊपर जाते हैं। जो लास्ट एक कॉन्सेप्ट बचा है आपका, जिसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इससे न्यूमेरिकल भी सॉल्व होंगे और उसके क्वेश्चन जे नीट में आते भी हैं। तो थोड़े टफ रहते हैं उसमें क्वेश्चन, अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में ना आए तो। चलिए तो हेडिंग लगा देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, बहुत ही आसान है। जैसे वर्ड आप सुनेंगे तो होमोजेनिटी क्या होता है ये आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप सीधा कंसेप्ट समझिए। मैं आपको एक ऐसी बात कह रहा हूँ कि अगर मान लो कि मेरे पास एक मैंगो है और उसमें मैं मैंगो ऐड कर रहा हूँ, तो बताओ मैंगो प्लस मैंगो, क्या मैं मैंगो में मैंगो ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, मैंगो, है ना। वो फिजिकल उसकी जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी यहाँ पर, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको जो मिल रहा है वो मैंगो है। अब मैं मैंगो में मैंगो ऐड किया तो आपको जो मिल रहा है वो मैंगो है। अगर मान लो कि मैं आपको ऐसा कहूँ कि आपके पास कोई एप्पल है, तो आप उसमें एप्पल को जोड़ दो तो आपको क्या मिलेगा, एप्पल मिलेगा, है ना। वो नंबर की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, है ना? नंबर हमारे लिए अभी रिलेवेंट नहीं है, उसका कोई काम नहीं है। आपको मैं अगर ऐसा कहूँ, क्या ये पॉसिबल होगा क्या, मैंगो प्लस एप्पल, ये कभी पॉसिबल नहीं होता। अब आप इसको टोटल मारेंगे तो ये इक्वल टू क्या मिलेगा पता नहीं है। तो प्लस आप कभी कर सकते नहीं है, एज वेल एज माइनस भी नहीं कर सकते। जैसे मैंने प्लस किया ना, वैसे प्लस और माइनस के लिए भी सही है ये। तो माइनस भी आप नहीं कर सकते उसमें, है ना। तो अगर मैं इसको रिलेट करूँ सीधा फिजिकल क्वांटिटी से, तो आपको अभी सीधा समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि मेरे पास 1 मीटर लेंथ है, उसमें मैं 3 मीटर लेंथ जोड़ दूं, तो बताओ टोटल कितना मीटर हुआ, 4 मीटर। अगर मेरे पास मास 2 kg है, उसमें मैं 1 kg मास और जोड़ दूं, तो जो टोटल मास है वो हो जाएगा आपका 3 kg। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, 1 मीटर लेंथ में 2 kg मास जोड़ दूं? अब बताओ इसमें क्या होगा, क्या ये पॉसिबल है कभी? तो ये नो सर। पॉसिबल नहीं है। इसका मीनिंग समझो, इंटरप्रिटेशन क्या होता है। आपके पास जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें आप वही की वही फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं,
या फिर माइनस कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और आपको जो भी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी वो भी वही फिजिकल क्वांटिटी होगी। देखो मैंगो प्लस मैंगो तो मैंगो ही मिलेगा आपको, एप्पल प्लस एप्पल एप्पल ही मिलेगा, मैंगो प्लस या फिर माइनस एप्पल आप नहीं कर सकते। वैसे यहाँ पर देखो इसका सेम वर्जन, मीटर प्लस मीटर करेंगे तो आपको मीटर मिलेगा, केजी प्लस केजी तो केजी, मीटर प्लस केजी पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ये तो क्या हुआ, ये है आपका लेंथ, मीटर मतलब ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी, लेंथ। ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, मास। तो लेंथ प्लस मास विच इज, तो दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को आप कभी भी ऐड नहीं कर सकते, है ना। मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं, है ना। ये स्टार मार्क करके लिख लेना दिमाग में पहले, कि मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड कर सकते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते आप। मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप जब भी मान लो कि मैं वेलोसिटी की बात करूं, तो वेलोसिटी क्या लिखते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो देखो ऊपर लेंथ है और नीचे टाइम है, तो डिवाइड भी कर रहे हैं आप, है ना। तो डिवाइड कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, ये सही है, तो आपको कोई नई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। वैसे आप मल्टीप्लीकेशन भी करते हैं, जैसे मान लो कि फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma, तो मास और एक्सेलरेशन को आपने मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये कर सकते हैं आप। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते F इज इक्वल टू m प्लस ए, मास प्लस एक्सेलरेशन, वो पॉसिबल नहीं है। या फिर सब्सट्रैक्शन मास माइनस एक्सेलरेशन, वो भी पॉसिबल नहीं है ना। ये याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है ऐसे, टिपिकल एमसीक्यू, लॉजिक आपको फिर याद नहीं होता है। तो आप एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते दो फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग का, लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, है ना। तो इसके ऊपर इसके बेस जो न्यूमेरिकल है वो करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान कंसेप्ट, जैसे न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको सीधा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो ये जो है ना छोटा सा पार्ट है, आपको बेसिक आइडिया बन जाएगा, इससे आपको बेसिक आइडिया बन जाएगा कि उसको अप्लाई कैसे करना है। आप जो है ना उसको वैलिडेट कर सकते हैं। वैलिडेट करना मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको कहा ना, लेफ्ट साइड जो है ना और राइट साइड की जो फिजिकल क्वांटिटी है वो सेम होगी, तभी तो ये पॉसिबल होता है ना। एमआईटी फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। डायमेंशनली करेक्ट, जैसे हम अब तक क्या कर रहे थे कि ये फिजिकल क्वांटिटी इन तीनों के ऊपर डिपेंड है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड के एमआईटी सेम कर रहे थे। तो अगर वो एमआईटी सेम नहीं हो रहे हैं, मतलब आपका जो फॉर्मूला है या फिर उन दोनों के बीच में रिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो मतलब आपका जो फॉर्मूला है वो गलत है, ऐसा कहेंगे आप। तो डायमेंशनली आपको वैलिडेट करना है इसको, इक्वेशन को। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, तो जल्दी से आपको समझ में भी आ जाएगा। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। क्या ये सही हो रहा है इक्वेशन के गलत हो रहा है डायमेंशनली, तो लेट मी चेक। प्रेशर का एमएलटी मुझे याद है, बताओ प्रेशर का एमएलटी फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ से m1 L1 T माइनस टू अपॉन एरिया जो है मतलब L2, तो प्रेशर का जो एमएलटी है m1 L माइनस वन T माइनस टू ना, तो याद भी हो गया है। फिर उसके बाद रो जी एच, तो इन तीनों का अगर मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर आ जाए तो इसका मतलब कि डायमेंशनली करेक्ट है, वैलिडेट हो रहा है आपका। तो चलिए रो जी एच का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। चलिए रो की अगर बात करूं मैं, तो डेंसिटी मास पर वॉल्यूम, जी जो है ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। मैं इसका एमआईटी बनाऊं या फिर पहले यूनिट से कर लूं उसके बाद एमआईटी बनाऊं, है ना। वो भी आपको जल्दी, वो एमआईटी बनाने से पहले वो यूनिट वाला अगर काम कर देगा तो जल्दी हो जाएगा, है ना। तो ये जल्दी से समझ में आ जाएगा। चलो, तो डेंसिटी के लिए मास पर वॉल्यूम मतलब केजी पर मीटर क्यूब, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो जी है मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई, फिर क्या है हाइट, हाइट मतलब मीटर, चलो जो भी उड़ता है उसको उड़ा दो, तो मीटर मीटर 2 मीटर गए। चलो बाकी कुछ बचा नहीं, केजी बचा, नीचे बचा 1 मीटर और सेकंड स्क्वायर, है ना। ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, रो जी एच के यूनिट को कर दिया, उसके बाद एमएलटी में कन्वर्ट किया। आप पहले भी एमएलटी करके फिर मल्टीप्लाई करो, दोनों आंसर सेम ही आएंगे, कोई चेंज नहीं है। तो केजी, केजी के लिए m1 L की पावर -1 और T की पावर -2, क्या दोनों सेम आ रहा है, यस। तो मतलब आपका जो ये फॉर्मूला है प्रेशर P इज इक्वल टू रो जी एच, वो डायमेंशनली करेक्ट है ना। आप ऐसा कह सकते हैं डायमेंशनली दिस फॉर्मूला इज करेक्ट, है ना। तो आप इसको डायमेंशनली करेक्शन उसका चेक कर सकते हैं। चलिए फॉर सेकंड वन, देखिए हाफ एम बी स्क्वायर और फोर्स इंटू टाइम, एस है तो वहां डिस्प्लेसमेंट होगा, यस, एस द डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का नोटेशन है। तो फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट,
हाफ एम बी स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर, उसमें जो वी स्क्वायर है वो फाइनल वेलोसिटी और वी नॉट स्क्वायर है जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, वो आप थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तो दोनों वेलोसिटी ही है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसका निकाल देता हूँ, और इन दोनों का तो सेम ही होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, ये वन टाइप ऑफ वेलोसिटी है। फिर लेफ्ट साइड का निकाल कर चेक करते हैं क्या सही होता है कि नहीं। चलो, तो सबसे पहले मैं इसका लेफ्ट साइड का ही पहला निकाल देता हूँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मतलब यहाँ पर लिखूंगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये है डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, सो वी कैन राइट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर m1l2 t-2, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। फिर राइट साइड के लिए हाफ एम वी स्क्वायर, तो m का तो मतलब हाफ का तो कुछ होगा नहीं, वो तो वैसे ही कट जाएगा, कांस्टेंट का एमएटी होता ही नहीं। मास मतलब केजी और वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, सो वी कैन राइट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा m1l2 t-2। यस, तो देखिए, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या आ रहा है, m1l2 t-2। इसका क्या आ रहा है, हाफ एम बी स्क्वायर का m1l2 t-2। वैसे ही हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, वो भी तो सेम आएगा, m1l2 t-2। मतलब ये जो इक्वेशन है आपका वो डायमेंशनली करेक्ट है ना। तो देखो, मैंने कहा ना कि एक फिजिकल क्वांटिटी जो भी है आपकी यहाँ पे एम बी स्क्वायर, उसमें से ही दूसरी फिजिकल क्वांटिटी सेम डायमेंशन की ही आप माइनस कर सकते हैं, और आपका आंसर आ रहा है वो भी वही की वही फिजिकल क्वांटिटी होगी, है ना। ये हो गया आपका डायमेंशनली करेक्ट। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट, ये जरा आप थर्ड जो है ट्राई कीजिए और मुझे बताइए, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा उसका। तो आप जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो आपका थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं आएगा। एमआईटी और राइट साइड का जो एमआईटी है वो सेम नहीं होगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि 3 और 4 डायमेंशनली इनकरेक्ट, आप ऐसा लिख दीजिए, यू कैन राइट डायमेंशनली इनकरेक्ट, ऐसा लिख दीजिए तो हो गया आपका। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। ये जो क्वेश्चन है सारे कॉम्पिटिटिव सेक्शन में पूछे गए भी हैं, तो आपको कहीं ना कहीं जब भी कंपटीशन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। देखो, ये जो है ना, यहाँ से वही आपको जो फॉर्मूला आपने जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा, उसी को यूज करते हुए हम इसको देखेंगे। v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी डिवाइड बाई टी प्लस सी और प्लस वी नॉट इज अ डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन, उसने कह दिया है ना, तो डायमेंशनली वैलिड तो है ही, उसने बताया है। और ऑब्टेन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए बी सी, और v जो है आपकी वेलोसिटी है, टाइम t है, और v नॉट जो है वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। अब पहले सुन लो ध्यान से इसको, एक इक्वेशन करोगे सॉल्व ये वाला तो आपको आगे के भी समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है v इज इक्वल टू ए टी, यहाँ पर a एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट है ना, उसको निकालना है यहाँ पर हमें। ए टी प्लस बी डिवाइड बाई टी प्लस सी प्लस वी नॉट। अब उसको समझना ध्यान से, लेफ्ट साइड ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी है। इसका मतलब ये भी वेलोसिटी होना चाहिए, प्लस ये भी वेलोसिटी होना चाहिए, और प्लस ये भी वेलोसिटी होना चाहिए। क्या ये क्लियर है? अब तीनों की तीनों यस वेलोसिटी, सर। तो तीनों को जोड़ोगे तभी तो वेलोसिटी मिलेगी, ये लॉजिक है। अब देखो, एक इसका तो काम बन ही गया, वी नॉट, इसका तो कुछ करना भी नहीं है ना, कहाँ यही तो कोई कांस्टेंट है ही नहीं, तो निकालना है, तो इसको हटा ही दो। अब इन दोनों को पकड़ो, v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी डिवाइड बाई टी प्लस सी। अब मुझे यहाँ से ये भी पता चला कि ये दोनों जो है वो तो सेम होंगे, वेलोसिटी वेलोसिटी, सो वी कैन राइट v इज इक्वल टू ए टी, सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू v डिवाइड बाई टी। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और टाइम t जो है वो भी क्या होता है, सेकंड, सो वी कैन राइट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन का यूनिट आ गया है, लेकिन वैसे आप ये तो उसमें कांस्टेंट ही बताया है, तो आप ऐसा पहले से नहीं कह सकते कि वो आपका एक्सेलरेशन है, ठीक है। ऐसे रैंडमली कोई भी क्वेश्चन बने जा सकते हैं। चलिए, अब इसका एमएलटी लिखना है ना, एबीसी का, तो ए का एमएलटी ये हो जाएगा आपका सीधा, m है मीटर, तो मीटर के लिए आपका L1 t-2, ये हो गया आपका आंसर, है ना, ए का। अब बचता है आपका बी और t प्लस सी के लिए, तो यहाँ फोकस करिए, उसको थोड़ा टिपिकल सॉल्यूशन है उसका, v इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई
टी प्लस सी, यहाँ पर देखिए। अब आप क्या सी को निकाल सकते हैं क्या देखकर इसमें सीधा? क्या आप इसको सी के बारे में कुछ कह सकते हैं इसमें देखकर इस इक्वेशन को? कमेंट कीजिए कुछ। सर टी भी टाइम होगा, मतलब सी भी टाइम होगा सर। यस, वेरी गुड। आप नीचे देखेंगे डिनोमिनेटर में, तो उसने क्या लिखा हुआ है? टी प्लस सी, मतलब ये टाइम है। तो आप सीधा ये भी तो बोल सकते हैं कि टाइम में सिर्फ और सिर्फ टाइम ही ऐड हो सकता है। तो सी का जो है वो सी को आप क्या कह सकते हैं? टाइम कह सकते हैं सिंपली। सो वी कैन राइट सी का डायमेंशन हो गया टी1, है ना, ये खत्म। उसके बाद अब बी निकालना है, तो v इज बी डिवाइड बाई, अब देखना ध्यान से, टी प्लस टी, आप ऐसा नहीं 2t कह सकते हैं, आप उसको टी स्क्वायर मत बना देते, है ना, 2 बार टाइम, ऐसे नहीं, आप सिर्फ b डिवाइड बाई टाइम, ऐसा, मतलब सिर्फ t लिखता हूं मैं, ठीक है, ऐसा याद रखना ये। अब मानो टाइम में टाइम जोड़ा है तो आपको सिर्फ टाइम ही मिल रहा है, तो मैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ t लिखूंगा, है ना। सो वी कैन राइट b इज इक्वल टू, बस अब तो हो गया, ये क्या है आपका vt है, तो वेलोसिटी आपकी मीटर पर सेकंड, और ये टाइम है तो मतलब सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसिल, आंसर है मीटर, तो उसको मैं लिखूंगा यहाँ पर L1। तो बी का भी आंसर आपका L1, इसका T1 और इसका L1 हो गया, है ना। तो ये नेट का बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, उसमें जस्ट वी नोट नहीं दिया था, आप चेक कर सकते हैं उसमें, ना, आसान क्वेश्चन होता है, ऐसे कुछ होता नहीं है जनरली। टिपिकल क्वेश्चन, अभी एक बढ़िया, ये भी कॉम्पिटिटिव सेक्शन से, इसमें लॉजिक थोड़ा है, डायरेक्ट आप इसको नहीं बता सकते। एक केमिस्ट्री का इक्वेशन है, वंडरवाल इक्वेशन कहा जाता है इसको, केमिस्ट्री में आएगा आपको। P माइनस, P मतलब वहां पर प्रेशर है, E जो है कांस्टेंट है, डिवाइड बाय V स्क्वायर है, उसके मल्टीप्लीकेशन में V माइनस B इज इक्वल टू nRT, n इज अ नंबर ऑफ मोल्स, R जो है वो कांस्टेंट है आपका, और T जो है वहां पर टेम्परेचर, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B, है ना। नीट जे में जो क्वेश्चन था उसमें उसने रेशियो पूछा था ए और बी का, ए डिवाइड बाय बी, मतलब ये अल्टीमेटली आपको ये भी तो निकालना ही है इसमें। तो इसमें आपको सबसे पहले प्रॉब्लम होगा राइट साइड का एनआरटी, उसका क्या करें, तो वहां फंस जाएंगे, तो उसका कुछ करना ही नहीं है क्वेश्चन में, है ना, उसको एज इट इज छोड़ दो, आप ऐसे ही समझ जाओगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है ना v माइनस बी है, इसको पकड़ लो सिर्फ, फिर उसके बाद इसको आगे वाले को पकड़ो। पहले मैं इसको पकड़ता हूँ, v माइनस बी, वो जल्दी से सॉल्व हो जाता है। उसमें v है क्या? वॉल्यूम। तो क्या कमेंट कर सकते हैं बी क्या होगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम, यस, तो वॉल्यूम में से ही तो वॉल्यूम माइनस होगा, तो बी जो है वही तो आपका वॉल्यूम है, तो मतलब ये मीटर क्यूब, है ना, तो इसका यूनिट मीटर क्यूब, अगर mlt लिखा जाए तो L3, खत्म, लो, बी तो निकल गया। उसके बाद आगे देखिए, उसमें आगे वाले में ए, इसको फोकस कीजिए, P माइनस ए डिवाइड बाई वी स्क्वायर, है ना, तो ये जो प्रेशर है उसमें से आपने ए बाई वी स्क्वायर माइनस किया, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं प्रेशर में से क्या माइनस हो सकता है? प्रेशर। तो ए बाई वी स्क्वायर जो है ना, वही खुद ही एक प्रेशर है, तो मैं इसको दोनों को कंपेयर कर लूं, प्रेशर तो प्रेशर सेम होता है, तो P इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई वी स्क्वायर, तो मेरा आंसर आ गया, ए इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम का स्क्वायर। प्रेशर क्या होता है आपका? मास पर फोर्स पर एरिया, सॉरी, फोर्स पर एरिया, तो प्रेशर इज फोर्स पर एरिया मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से चलिए लिख देते हैं, फोर्स मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय एरिया मतलब मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, और क्यूब जो है उसकी पावर 2 मतलब मीटर की पावर 6, है ना, ऐसे। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, केजी ऊपर जो है वो मीटर की पावर, ये 1 और ये 6, 7 हो गई, 7 में से नीचे 2 है तो बचेगी ऊपर 5, तो मीटर की पावर 5 डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर नीचे चला जाएगा, तो MAT निकाल दीजिए, M1 L की पावर 5 और T की पावर -2, ये भी आ गया, लो ए का, है ना। अब आपको कभी रेशियो पूछ लेते हैं ए बाई बी का, तो ए बाई बी का रेशियो निकाल दीजिए, कभी मल्टीप्लाई करने के लिए पूछ रहा है, ए मल्टीप्लाई बी निकाल दीजिए, लो। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए अब एक थोड़ा नया लॉजिक है, पहले उसके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये भी टिपिकल क्वेश्चन जो है आपके जेई लेवल के हैं। आपके टेक्स्ट बुक में ये सारे क्वेश्चन जो है नहीं मिलेंगे, लो लेवल के क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, वो जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं वो। चलिए तो यहाँ देखिए, आप एक कंसेप्ट पहले समझ लीजिए। अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि साइन और ब्रैकेट में जो भी है, मतलब साइन में जनरली थीटा होता है आपका, है ना, तो साइन थीटा जो है उसको आप जनरली क्या लिखते हैं, साइन थीटा जो भी है, मतलब आप ट्राइंगल में एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, आपको ऐसा पता है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, आप ऐसा लिखते हैं जनरली फॉर्मूला। cos थीटा का एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, tan थीटा का ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, है ना, ये सब फॉर्मूला लिखते हैं। क्या ऑपोजिट भी लेंथ है, हाइपोटेनियस भी वन टाइप ऑफ लेंथ है, इसका मतलब आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सब डायमेंशन लेस हुए, सभी के सभी। ये आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? साइन यस थीटा सर। Yes. का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब वन टाइप ऑफ लेंथ के बारे में बता रहा है ये। नीचे भी लेंथ है तो लेंथ से लेंथ तो कैंसिल हो जाएगी, तो आपका साइन थीटा है वो तो डायमेंशन लेस है, तो मतलब ये जो अंदर का पार्ट है वो आपका डायमेंशन लेस हो जाएगा ना। तो साइन थीटा में अंदर जो भी है, फिर एज वेल एज टेन के अंदर जो भी है, अंदर की बात कर रहा हूँ थीटा की, तो वो डायमेंशन लेस हो जाएगा, है ना। या फिर आप थीटा जो होता है वो भी कैसे लिखते हैं आप बताए ना, आर्क अपॉन रेडियस, फॉर्मूला याद है, तो आर्क भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, तो वो कैंसिल, लेंथ से लेंथ, तो थीटा जो है एमएलटी के लिए बात कर रहा हूँ या फिर यूनिट की बात कर रहा हूँ, तो आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ से लेंथ निकल गई, तो वो जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो उसका M0L0T0। अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो कुछ नहीं है, तो उसका मतलब क्या है, M0L0T0 आपको कह सकते हो उसको, है ना, डायमेंशनलेस फॉर्मूला ये होता है। फिर 10 मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ये हो गया उसका। उसके बाद दो तीन चीजें और इसमें ऐड करनी है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब भी होता है ना, कभी भी आपकी किसी बुक में EXP लिखा होगा, है ना, या फिर E की पावर में लिखा होगा, ऐसे EXP करके बाजू में लिखा होगा ऐसे, एक बार इसको थोड़ा अलग कर देते हैं, देखिए EXP करके ऐसे ब्रैकेट में जो भी है वो डायमेंशन लेस होता है। उसके बाद E की पावर में जो होता है ये होता है, वो भी डायमेंशन लेस होता है। उसके बाद एक चीज होती है लॉग, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये हमने जब आगे क्वेश्चन किए थे इसके इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के, तब मैंने आपके ये फंक्शन भी बताया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिर लॉग के ब्रैकेट में जो भी होता है उसका भी एमएलटी फॉर्मूला M0L0T0। फिर उसके बाद 2 की पावर में जो होता है, तो 2 की पावर में जो भी हो उसका भी डायमेंशन फॉर्मूला M0L0T0। तो आपको ये याद रखने जो इतने मैंने अभी लिखे हुए हैं, है ना। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, उसके बाद सेकंड वन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसमें जो पीछे अंदर ब्रैकेट में जो भी होता है वो, E की पावर में जो होता है वो, लॉग के ब्रैकेट में जो होता है वो, और 2 की पावर में जो होता है वो, है ना। इतने आपको याद रखने हैं, तो आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन में अटकेंगे नहीं। तो इसका जो एमआईटी फॉर्मूला है वो आपका डायमेंशन लेस होगा, मतलब M0L0T0 के साथ कंपेयर करो और क्वेश्चन में आपको जो भी दिया है ना, आइडेंटिफाई करने के लिए, तो अननोन आप उसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन करते हैं उसके ऊपर। आपको क्वेश्चन में कहा गया है अल्फा इज इक्वल टू F/V², उसमें V वेलोसिटी है, फोर्स F है, और साइन के ब्रैकेट में बीटा इंटू टी कहा गया है, और जो बीटा है वो भी निकालना है, अल्फा है वो भी निकालना है, और वहां पर टाइम जो है वो टी है। चलिए तो सबसे पहले जो हमने देखा ना उसके ऊपर फोकस करके मैं सीधा बीटा निकाल देता हूँ, वो तो बहुत आसान काम है। अब देखो यहाँ पर साइन के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, बीटा इंटू टी। तो जैसे मैंने कहा जो ब्रैकेट में है उसको आप किसके साथ कंपेयर करेंगे, M0L0T0 के साथ। तो बीटा इंटू टी इज इक्वल टू, डायमेंशन लेस है तो आप सीधा उसको 1 भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि M0L0T लिखो, 1 लिखो। तो बीटा इज इक्वल टू 1/T, आप ऐसे भी लिख दो, और 1/T मतलब क्या हो जाएगा, T इनवर्स, तो उसका एमआईटी क्या हो जाएगा, T की पावर -1, खत्म। चलो बीटा मिल गया हमें। तो ये तो डायमेंशन लेस है ही, तो इसको कुछ करना नहीं है। अब देखो ये पीछे वाला तो पार्टी पूरा हट गया है। फिर अल्फा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन वेलोसिटी का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। तो ये पीछे का देखो साइन बीटा टी जो है वो तो डायमेंशनलेस है, उसलिए तो मैंने उसको निकाल दिया।
अब आप समझ सकते हैं कि अल्फा जो होगा वो फोर्स अपॉन वेलोसिटी के स्क्वायर का रेशियो है। तो ये तो मुझे समझ में आता है। फोर्स का फॉर्मूला m1L1T-2 डिवाइड बाय वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब L2T-2। वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड, L1T-1 और उसका भी पावर 2, तो पावर 2 कर दिया, सीधा स्क्वायर कर दिया है ना, तो पावर डबल कर दी सीधी। ये m1 L की पावर -1 और T की पावर 0 है ना, -2 कैंसिल, या फिर ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो m1 L-1 जो है उसका आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू एफ स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर और लॉग के ब्रैकेट में दिया है 2 पाई बीटा बाई वी स्क्वायर। उसमें एफ जो है आपका फोर्स है, वी वेलोसिटी है, और आपको पूछा गया है अल्फा और बीटा के डायमेंशन निकालिए। तो अल्फा बीटा का डायमेंशन हम निकालते हैं। तो सबसे पहले लॉग को निपटा देते हैं, वो जल्दी से हो जाएगा। तो लॉग के ब्रैकेट में जो भी है 2 पाई बीटा डिवाइड बाई वी स्क्वायर, ये जो भी है उसको हम कहते हैं कि जैसे बताया कि लॉग के ब्रैकेट में जो भी होगा वो डायमेंशन लेस होगा, है ना, तो ये हम सीख चुके हैं। तो ये जो ब्रैकेट में है इसको हम डायमेंशन लेस मतलब 2 पाई बीटा डिवाइड बाई वी स्क्वायर ऐसा लिख देंगे, और इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1। तो 2 पाई तो वैसे भी कुछ होता नहीं है कांस्टेंट का, सो वी कैन राइट बीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन लिखना है आपको, तो आप सीधा यहाँ पर पुट कर दीजिए। ये वेलोसिटी का स्क्वायर है तो मतलब वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर मतलब L2T-2, ये हो जाएगा आपका बीटा। अब यहाँ पर देखिए जो है बचा हुआ अल्फा इज इक्वल टू एफ वी स्क्वायर डिवाइड बाई बीटा स्क्वायर, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि लॉग का जो पीछे का है वो तो डायमेंशन लेस है, तो अल्फा का फॉर्मूला ये बन गया और बीटा मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, तो बीटा की वैल्यू मैं वहां पर पुट कर सकता हूँ। एफ वी स्क्वायर डिवाइड बाई बीटा का स्क्वायर, बीटा है क्या वी स्क्वायर, तो ये v की पावर क्या हो जाएगा 4, तो 2 से वी स्क्वायर नीचे बचेगा, तो फोर्स अपॉन वेलोसिटी का स्क्वायर ये बचेगा। फोर्स हो जाएगा आपका m1L1T-2 डिवाइड बाय वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब L2 यहाँ से, और ये जो हो जाएगा L2T-2। चलिए आप इसको अब सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका m1 L की पावर -1 और T की पावर 0, ये है आपका आंसर। चलिए, एक छोटा सा टॉपिक है जो आपके एमसीक्यू में है ना, स्कूल लेवल एमसीक्यू के लिए ना, वो जेई नीट में तो ऐसा आता नहीं है, लेकिन हाँ उसका यूज आ जाता है कहीं कहीं पर, है ना, तो बेसिक पार्ट बन जाता है कोई भी बड़े न्यूमेरिकल अच्छे न्यूमेरिकल का। तो ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन ये बेसिक पार्ट है, तो ये आपको 12th एंड तक आपको काम लगेगा ये पूरा पार्ट। 10 टू दी पावर जो होती है ना उसके नए नए नाम है, तो आपको 2-3 नाम अभी याद होंगे, बाकी नाम याद नहीं होंगे, तो आपको सभी याद भी करने हैं साथ साथ, है ना। तो देखते जाना मैं क्या कह रहा हूँ। एक तो 10 की पावर होती है 1, है ना, पॉजिटिव 1 की बात कर रहा हूँ मैं, पहले पॉजिटिव वैल्यू की बात करेंगे उसके बाद नेगेटिव में जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 10 की पावर 1, उसको कहा जाता है डेका, है ना, इसका जनरली यूज नहीं आता है ज्यादा, डेका कहा जाता है, और उसका जो सिंबल है वो स्मॉल डी होता है। अब जो भी काम का है वो भी मैं आपको बता जाऊंगा, जो मैक्सिमम यूज होता है वो 10 टू दी पावर 2 जो होती है उसको कहा जाता है हेक्टो, और हेक्टो को सिंबल है उसका स्मॉल एच। उसके बाद बात आती है 10 टू दी पावर 3, ये मैक्सिमम यूज होने वाला पार्ट है। 10 टू दी पावर 3 उसको कहा जाता है किलो, और किलो के लिए हम स्मॉल के लिखते हैं, है ना, ये बार बार यहाँ पर स्टार मार्क कर रहा हूँ, देखना ये याद रखना है आपको क्योंकि ये मैक्सिमम यूज होगा। उसके बाद बात आती है 10⁶ की, ये भी मैक्सिमम यूज होगा। 10⁶ को कहा जाता है मेगा, और उसका जो सिंबल है वो है कैपिटल एम। उसके बाद 10⁹ 10⁹ को कहा जाता है गीगा, और उसका जो सिंबल है वो है कैपिटल जी। फिर 10⁻12, 12 को कहा जाता है टेरा, और टेरा का जो सिंबल है वो टी है, ये भी याद रखना है आपको, है ना, यहाँ तक बहुत हो गया। उसके बाद 15 भी है, 18 भी है ना, 15 को पेटा कहा जाता है, 18 को एक्सा कहा जाता है ना, पेटा का पी सिंबल है और एक्सा का ई सिंबल है, ये जनरली इतने वहां तक यूज नहीं होता है। यहाँ तक जो मैंने स्टार मार्क किए वो मैक्सिमम यूज होता है।
और गीगाबाइट और टेराबाइट वो तो आपने सुना होगा, है ना। तो गीगा मतलब 10⁹ है और 10⁻12 मतलब टेराबाइट, है ना। आप वो कंप्यूटर सीपीयू की लैंग्वेज में ये वर्ड आपने कहीं सुना होगा, है ना, बाइट के बारे में। टेराबाइट गीगाबाइट है, तो ये इसका मतलब होता है 10⁹ और 10⁻12। अब वैसे ही सेम माइनस में भी ये चलता है केस। तो अगर 10⁻−1 है तो उसको कहा जाता है डेसी, और डेसी का जो सिंबल है वो है स्मॉल डी। नहीं, यहाँ पर देखना, ये डेका का है डी है और डेसी का है डी। उसके बाद 10⁻², 10⁻² और उसका जो है वो है सेंटीमीटर जो बात करते हैं ना, वो सीएम लिखा जाता है ऐसे स्मॉल, है ना। जनरली उसने सी दिया हो, जनरली हम तो सीएम ही लिखते हैं उसको, इसलिए। फिर बात आती है 10⁻−3, ये मैक्सिमम यूज होने वाला है सेंटी। 10⁻−3 जिसको कहा जाता है मिली, और मिली को लिखा जाता है स्मॉल एम, है ना। और ये जो मिली है ना, वो जनरली ये सेंटी को सी लिखा जाता है, फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता है, इसलिए सीएम। फिर मिली को एम लिखा जाता है, फिर हम जनरली मिलीमीटर के लिए वर्ड यूज करते हैं ना, एम लिखा जाएगा यहाँ पर, है ना। तो एमएम का मतलब मिलीमीटर, सीएम का मतलब सेंटीमीटर, है ना, उसके बारे में ये। तो सी लिखो, उसके बाद एम जो है मीटर के लिए नोट किया जाता है। फिर उसके बाद 10⁻−3 के बाद पावर आती है 10⁻6, है ना। ये सब जो स्टार कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, वो आपको याद करना है। इसको कहा जाता है माइक्रो, है ना। और इसका सिंबल है म्यू, है ना, उसको म्यू बोला जाता है, MU, म्यू। उसके बाद 10⁻−9, इसको कहा जाता है नैनो, और इसका सिंबल है स्मॉल एन, ये भी याद करना है आपको। फिर 10⁻−12, दैट इज पिको एंड स्मॉल p। 10⁻−15, जिसको कहा जाता है फेम्टो, और जिसका सिंबल है स्मॉल f, है ना। और उसके बाद 18 को याद करने की जरूरत नहीं, एक ये याद कर लेना, 10⁻−10, इसको कहा जाता है एंगस्ट्रॉम। ये हमने डिस्कस किया था, और उसका सिंबल है ए का ऐसे 0, A⁻0 ऐसे, है? इसको एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। तो इतने आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो इसके जो जनरल क्वेश्चन है छोटे छोटे, मैं बता देता हूँ आपको, कैसे आपके टेक्स्ट बुक में बताया गया है। एक आधा क्वेश्चन ले लेते हैं एक्सरसाइज में अगर है तो, वरना एक दो बना देते हैं क्वेश्चन अच्छे। चलिए, तो एक्सरसाइज में तो जनरल दिया नहीं उसमें। चलिए, आपको मैं ऐसा पूछूं कि 1 माइक्रोमीटर डिवाइड बाय 1 फर्मीमीटर, ये क्या होगा। तो ये निकालने के लिए फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा, ये आपको कोई क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन। तो माइक्रोमीटर का जो मीनिंग होता है ना, तो माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 डिवाइड बाय फर्मी। फर्मी का मतलब क्या है, फेम्टो, या फिर फर्मी भी बोलते हैं उसको। फेम्टो के बदले उसका दूसरा नाम भी फर्मी है, ये भी याद रखना। फेम्टो बोलो या फर्मी मीटर बोलो। तो फर्मी का मतलब होता है 10⁻15। अब देखो यहाँ पर, ये 15 पावर ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो +15 - 6, है ना। तो +15 - 6, तो 10⁻, क्या हो जाएगा आपका 9, यहाँ से, है ना। तो ये आंसर आ गया। तो कभी आपको ऐसा रेशियो पूछ ले छोटे एमसीक्यू में, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, है ना, बाकी कुछ है नहीं। क्या हो जाएगा, आप क्लियर, ये है ना, इतना टिपिकल नहीं है ये, यहाँ बहुत ही आसान है। आपको कभी ऐसा पूछ ले जनरली, फॉर एग्जांपल ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए कि 10 फर्मीमीटर इज इक्वल टू कितने नैनोमीटर होते हैं, ये क्वेश्चन आ जाए 10 फर्मीमीटर ऐसा करके, है ना। तो आपको देखो, आगे तो 10 नंबर दिया ही है, तो 10 नंबर को कुछ करना नहीं है, वो तो साथ साथ चलता जाएगा, और उसका जो भी कैलकुलेशन वो आपको देखना है। तो ये 10 FM और नैनोमीटर में से आप एक, है ना, यहाँ पर सिंपल, और मतलब जो भी आपको फाइंड करना है, कितना फाइंड करना है, और नैनोमीटर को नीचे ले लो, ये नैनोमीटर नीचे लो, ऐसा जल्दी हो जाएगा। तो चलो 10 फर्मीमीटर, फर्मी का मतलब होता है आपका हो जाएगा ये 10⁻⁻15, और नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ तो ये सॉल्व कर लो उसको। तो 10 तो है ही, 10⁻⁻15,
और -15 में से ये हो गया आपका +9, तो +9 और -15 कितना हुआ, -6, और 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 ये 10 हुआ, तो 10⁻⁻5 लिख सकते हैं आप इसको, है ना। ये 10 है, मतलब 10 की पावर क्या हुई 1, -6 + 1 कितना हुआ 10⁻⁻5 पावर, है ना। ये आपकी स्कूल लेवल के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे।